हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम इस वीडियो क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की पहली यूनिट पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक है सदिशों का त्रिक गुणनफल। अगर तीन सदिशों का गुणा करने पर अदिश राशि प्राप्त होती है तो उसको हम अदिश त्रिक गुणनफल कहते हैं। यदि तीन सदिशों का गुणा करने पर सदिश राशि प्राप्त होती है तो उसको हम सदिश त्रिक गुणनफल कहते हैं। अदिश त्रिक गुणनफल A क्रॉस B डॉट C द्वारा लिखते हैं। इसके मुख्य गुण है, पहला गुण इस प्रकार से है कि डॉट और क्रॉस परस्पर बदल देने से गुणनफल के मान में कोई अंतर नहीं आता है। ये इस प्रकार से लिखने पर A क्रॉस B डॉट C बराबर A डॉट B क्रॉस C, इन दोनों का मान बराबर प्राप्त होता है। यहाँ क्रॉस और डॉट को बदला है, A, B और C सदिश को नहीं बदला। अगर क्रॉस और डॉट बदलने के साथ A, B और C को बदल देते हैं तो इसका मान समान प्राप्त नहीं होता है। दूसरा महत्वपूर्ण गुण है A क्रॉस B डॉट C एक समांतर षटफलक का आयतन निरूपित करता है। A B का मतलब है आधार A B सदिशों से रचित समांतर चतुर्भुज होता है, क्षेत्रफल है ये। C तीसरा किनारा तिरछी ऊंचाई है, जैसा कि ये चित्र है। इसके अंदर ये सदिश A है, इधर वाला सदिश आपका B है। ये भी आपका A सदिश होगा और ये भी आपका B सदिश होगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? A क्रॉस B। ठीक है। अब इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, क्योंकि ये C सदिश है, तिरछा है। ये C सदिश है आपका तिरछा है। लंबवत ऊंचाई अज्ञात करनी है, तो ये वाली लाइन है, ये लंबवत ऊंचाई है। इसका मान क्या होगा? अल्फा कोण दिया है, ये आपका अल्फा कोण है। अल्फा कोण के सामने वाली लंबवत भुजा, इसका मान होगा C साइन अल्फा। तो इस पूरे षटफलक का आयतन का सूत्र क्या होगा, वो हम इस प्रकार से लिखेंगे A क्रॉस B डॉट C। A क्रॉस B को हमने लिख दिया A B साइन थीटा, डॉट C आ गया, इसको आप कैसे लिखेंगे? लंबवत भुजा के रूप में C साइन अल्फा, या A B साइन थीटा H क्या चीज़ है? ऊंचाई है। ये षटफलक का आयतन का सूत्र है। इस पर एक सवाल, न्यूमेरिकल सवाल जरूर आएगा, क्योंकि फॉर्मूले आपको पता है A क्रॉस B डॉट C, लेकिन ये कोण का मान दिया जाएगा, ऊंचाई दी जाएगी, H ऊंचाई दी जाएगी, या अल्फा का कोण दिया जाएगा, तो आपको आयतन ज्ञात करना होगा। तो आप ये सूत्र काम में लेंगे। मैं आपको पुनः बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल सवाल आएंगे, 30 से 40% सवाल न्यूमेरिकल आएंगे। ये पाठ पूरा होने के बाद आप सभी लोग न्यूमेरिकल हल जरूर करें। आप इस पाठ के सारे सूत्र याद कर लें और न्यूमेरिकल हल करना। तीसरा गुण है कार्तीय निर्देशांक पद्धति में A क्रॉस B डॉट C को कैसे लिखते हैं। सीधा ही याद रख लीजिए, A क्रॉस B डॉट C बाद में आया है, तो याद रखने का तरीका देख लीजिए। CX CY CZ, AX AY AZ, BX BY BZ मैट्रिक के रूप में इसको हल कर लेना। इसी प्रकार A क्रॉस B A डॉट B क्रॉस C, इसको कैसे लिखेंगे? ये डॉट A बाहर है, इसलिए A को पहला लिख दीजिए। AX AY AZ, BX BY BZ, CX CY और CZ, ये मैट्रिक के रूप में आप सीधा ही हल कर लेना। ध्यान दीजिए, मैं यह तरीका नहीं बता रहा हूँ कि A डॉट B क्रॉस C कैसे हल करते हैं, ये मैट्रिक के रूप में किस प्रकार से आया, इसका हमें कोई लेना देना नहीं है।
क्योंकि हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर के हिसाब से हल कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आएगा, आप इस चक्कर में मत पड़ना कि ये आया कैसे, आप सीधा इसका फॉर्मूला याद रख लेना। अगला गुण है अदिश त्रिक गुणनफल ए बी सी की चक्रीय क्रम में किसी भी प्रकार रखने पर समान रहता है, इसका मान समान रहता है। जैसे ये दे रखा ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर है बी डॉट सी क्रॉस एस बराबर है सी डॉट ए क्रॉस बी। चक्रीय क्रम नहीं बदला, ए के बाद में बी लिखा है, बी के बाद में सी लिखा है, सी के बाद में पुनः ए लिख दिया, ये क्रम नहीं बदला। अगर क्रम नहीं बदलते हैं तो इन तीनों का मान समान प्राप्त होता है। अगर आप ए बी सी क्रम बदलने के साथ डॉट और क्रॉस भी बदल देते हैं तो इसका मान समान प्राप्त नहीं होता। दोनों में से एक चीज़ बदलने पर, एक चीज़ का मतलब या तो आप डॉट और क्रॉस बदल दीजिए तो मान समान प्राप्त होता है, ए बी सी को नहीं बदलना है, और या फिर आप ए बी सी सदिश को बदल दीजिए, चक्रीय क्रम में बदल दीजिए, डॉट और क्रॉस को नहीं बदल रही। इस परिस्थिति में भी मान समान होता है। अगर आप दोनों बदलते हैं, ए बी सी चक्रीय क्रम भी बदलते हैं, क्रॉस और डॉट भी बदलते हैं, इस कंडीशन में मान समान प्राप्त नहीं होता है। अगला गुण है इसका ए बी सी समतलीय हो। समतलीय का मतलब है 2D, 2 डायमेंशन, द्विविमीय। आयतन होता है त्रिविमीय, इसलिए आयतन का सूत्र क्या होगा, 0। ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर 0। ए डॉट बी क्रॉस सी समांतर षटफलक का आयतन है। तीनों सदिश एक तल में होने पर इस षटफलक का आयतन क्या होगा, 0। एक तल का मतलब समतलीय, कोप्लानर। इस प्रकार से सदिश ए बी व सी समतलीय होने के लिए आवश्यक व पर्याप्त प्रतिबंध होगा कि इनका अदिश त्रिक गुणनफल 0 हो। अब हम पढ़ेंगे त्रिक सदिश गुणनफल या सदिश त्रिक गुणनफल। तीनों सदिशों को गुणा करने पर हमें सदिश राशि प्राप्त होती है। कैसे लिखेंगे, ए क्रॉस ब्रैकेट में लिखेंगे बी क्रॉस सी। अब हम दिशा बताने का प्रयास करेंगे कि इन तीनों सदिश त्रिक गुणनफल की दिशा किधर होती है। ए क्रॉस ब्रैकेट में लिखेंगे बी क्रॉस सी से प्राप्त सदिश ए व बी क्रॉस सी के तल के लंबवत होगा, अर्थात बी व सी से बने तल में ए के लंबवत स्थित होगा। आपको ये पता है कि सदिश ए है क्रॉस बी, इनकी दिशा किधर होती है, सदिश ए और बी दोनों के लंबवत होती है। इसी प्रकार ये ए अलग है, बी क्रॉस सी अलग है, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी की दिशा किधर होगी, ए और बी क्रॉस सी के तल के लंबवत होगा। या यूँ समझ सकते हैं कि बी और सी बी क्रॉस सी के तल में स्थित होगा, ए के लंबवत होगा। आप इस चीज़ को गहराई से सोचना कि इस पर एक प्रश्न बनता है कि इस प्रकार से भी दिया जा सकता है, जैसे मान लीजिए ए क्रॉस बी, ये ब्रैकेट में दे दिया, गुणा सी सदिश बाहर दे दिया, इसकी दिशा बताओ, इसकी दिशा किधर होगी, ध्यान से सुनना, ए क्रॉस बी के तल और सी के लंबवत होगा, यानी ए क्रॉस बी और सी के तल के लंबवत होगा, या ए क्रॉस बी के तल में सी के लंबवत होगा। ए व बी के बना हुआ जो तल है उसमें स्थित होगा। आप इसको एक बार पुनः मनन करना कि इसकी दिशा किधर होती है। इस प्रकार से एक सरल सा क्वेश्चन बनता है। अब ये फॉर्मूले हैं, अब ये फॉर्मूला देखते हैं तो एक बार ऐसा लगता है कि ये आया कहाँ से, लेकिन हमें ये मन को समझाना पड़ेगा कि हमें इसका कोई मतलब नहीं है, ये किस प्रकार से कहाँ से
फॉर्मूला आया, कैसे इसका व्युत्पन्न करते हैं, हमें सीधा सीधा याद रख लेना है। ए क्रॉस ब्रैकेट में बी क्रॉस सी, इसका सूत्र होगा बी ए डॉट सी माइनस सी ए डॉट बी। इसी प्रकार इसका सूत्र कैसे लिखेंगे, ए क्रॉस बी ब्रैकेट में सी बाहर है, तो बी ए डॉट सी माइनस ए बी डॉट सी, ये दोनों सूत्र बन गए। अब इसका याद करने का तरीका बता देता हूँ। यहाँ पर सदिश ए बाहर है, बाहर वाला सदिश है, इस बी और सी के साथ डॉट गुणा कर दीजिए। पहले सी के साथ कर दीजिए और फिर बी के साथ कर दीजिए। जैसे अब मैं आपको बताता हूँ, ये ए सदिश है, पहले सी के साथ डॉट गुणा कर दीजिए और बी बाहर लिख दीजिए। अब ये ए सदिश है, बी के साथ डॉट गुणा कर दीजिए, सी बाहर लिख दीजिए और बीच में ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ये एक लॉजिक लगा के याद कर सकते हैं, सीधा ही आप इसको रट नहीं सकते। अब इसी प्रकार इसमें देखिए, सदिश सी बाहर है, तो इस सी को पहले ए के साथ डॉट गुणा कर दीजिए, बी बाहर आ जाएगा। अब इस सी को बी के साथ डॉट गुणा कर दीजिए, ए बाहर आ जाएगा, बीच में माइनस लगा दीजिए। या आपका जो भी तरीका है आप अपने हिसाब से याद कर सकते हैं। इन दोनों समीकरण से आप देख सकते हैं कि ये दोनों मान बराबर प्राप्त नहीं होते, तो इसलिए यहाँ लिखा है इसमें ए क्रॉस बी क्रॉस सी नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। सदिश त्रिक गुणनफल के लिए सहचारी नियम का पालन नहीं होता। क्यों नहीं होता, आप इससे देख सकते हैं कि ये दोनों मान समान प्राप्त नहीं होता। अगला विशेष गुण है ए क्रॉस ब्रैकेट में लिख दिया बी क्रॉस सी, फिर इनका प्लस किया है बी क्रॉस ब्रैकेट में लिखा सी क्रॉस ए, फिर प्लस किया सी क्रॉस ब्रैकेट में लिखा ए क्रॉस बी। इन तीनों का योग 0 है। क्यों है, क्योंकि ये तीन सूत्र बनाए गए हैं। इन तीनों सूत्र को देख लीजिए, याद कर लीजिए, फिर इन तीनों का योग करते हैं तो ये और ये कट जाते हैं। योग करने पर आंसर आ रहा है इसका 0। अब रही बात सूत्र की, तो सूत्र ये ए बाहर है, इस में क्या ए बाहर है, पहले सी के साथ डॉट गुणा कर दीजिए, बी लिख दीजिए, फिर माइनस लगा के ए को बी के साथ डॉट गुणा कर दीजिए, सी बाहर लिख दीजिए। इसमें बी बाहर है, बी को पहले ए के साथ डॉट गुणा कर दीजिए, सी बाहर लिख दीजिए, फिर बी को सी के साथ डॉट गुणा कर दीजिए, ए बाहर लिख दीजिए। मैं तो ये तरीका अपनाता हूँ याद करने का। कोई लॉजिक लगाओगे तो ही याद रह पाएगा, वरना आप इसको रटोगे तो ये आप भूल जाओगे। अब क्षेत्र, क्षेत्र भौतिक क्षेत्र दो प्रकार का होता है, अदिश क्षेत्र और सदिश क्षेत्र। ये दोनों ही प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांक पर निर्भर करते हैं। जैसे ये अदिश क्षेत्र किसको कहते हैं, अदिश राशि का मान प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांक पर निर्भर करता है, अदिश क्षेत्र कहलाता है। ये आपका अदिश राशि है, ये तीनों निर्देशांकों पर निर्भर करता है। उदाहरण है विद्युत विभव, गुरुत्व विभव, ताप घनत्व आदि। अदिश क्षेत्र का रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ग्राफीय निरूपण कैसे करते हैं, सम अदिश पृष्ठ द्वारा। कोई भी अदिश क्षेत्र होता है उसका निरूपण करेंगे सम अदिश पृष्ठ के द्वारा। क्योंकि क्षेत्र में एक बिंदु पर अदिश राशि का मान एक ही प्राप्त होता है, अर्थात अदिश क्षेत्र एकलमानी होता है, इसलिए सम अदिश पृष्ठ परस्पर काटते नहीं हैं। जो ये आपका डायग्राम है, ये पहला S1 सम अदिश पृष्ठ है, ये S2 सम अदिश पृष्ठ है। S1 पर विभव का मान है φ1, S2 पर विभव का मान है φ2। ये दोनों एक दूसरे को काटते नहीं हैं। सदिश क्षेत्र, सदिश क्षेत्र में कोई भी सदिश राशि होती है उसका मान प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर निर्भर करते हैं। अगर प्रेक्षण बिंदु को परिवर्तित करते हैं तो सदिश राशि के मान में भी परिवर्तन होता है, परिमाण या दिशा अथवा दोनों में परिवर्तन होता है। जैसे ये सदिश क्षेत्र ए है तो ये ए है x y z तीनों पर निर्भर करेगा। अब इसका उदाहरण है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता, इन सब का ग्राफ या निरूपण कैसे करते हैं? रेखाओं के द्वारा। ये रेखा दिखाई दे रही है इस चित्र में, इस प्रकार से कोई भी रेखा, इस प्रकार से हम सदिश क्षेत्र का निरूपण करते हैं। सदिश क्षेत्र का निरूपण रेखाओं द्वारा करते हैं। इन रेखाओं को क्षेत्र रेखाएं या फ्लक्स रेखाएं कहते हैं। अगर हम चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की बात करें तो इन क्षेत्र रेखाओं को बल रेखाएं भी कहते हैं। बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा सदिश क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। आप कोई भी रेखा खींच लीजिए, ये मान लीजिए बल रेखा है, तो इसकी दिशा बतानी है, इस बिंदु पर दिशा बतानी है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, ये दिशा बताइए। इस बिंदु पर क्षेत्र रेखा की दिशा बतानी है, तो यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचिए, ये दिशा को बताएगी। अलग अलग बिंदुओं पर दिशा अलग अलग है। माना किसी बिंदु पर बल रेखाओं के लंबवत क्षेत्रफल अल्पांश dA से d रेखाएं या फलक गुजरता है, तो सदिश क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण यानी सदिश क्षेत्र का मान क्या होगा? d∅/dA। सदिश रूप में लिखना चाहते हैं तो सदिश A बराबर d∅/dA n कैप। एन कैप क्या चीज़ है? क्षेत्रफल dA के लंबवत एकांक सदिश है। ये मान लीजिए कोई रेखाएं हैं, बल रेखाएं, क्षेत्र रेखाएं या फ्लक्स रेखाएं हैं, और ये आपका क्षेत्रफल अल्पांश है। इसकी भी दिशा इधर है, दोनों की दिशा एक ही दिशा में। इस कंडीशन में सदिश क्षेत्र का मान बताएंगे तो ये सूत्र काम में लेंगे। अगर मान लीजिए थीटा कोण पर क्षेत्रफल अल्पांश रखा हुआ है, क्षेत्रफल अल्पांश की दिशा ये है एन कैप, और आपका इधर बल रेखाएं जा रही है, दोनों के बीच में थीटा कोण है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? घटक लेते हैं। ये क्षेत्रफल अल्पांश है, ये क्षेत्रफल अल्पांश है, इसका थीटा की ओर घटक, क्षेत्र रेखाओं की ओर घटक लेते हैं। तो क्या आएगा घटक? dA cos थीटा। ये मान आप इस सूत्र में लिखेंगे, ये देख लीजिए। सदिश क्षेत्र A बराबर d∅ फ्लक्स dA cos थीटा। cos थीटा को इधर लिख दीजिए, A cos थीटा d∅/dA। A cos थीटा को आप कैसे लिखेंगे? सदिश A डॉट एन कैप, इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे? क्योंकि आप इसको हल कीजिए। सदिश A का परिमाण क्या होता है? A। एन कैप का परिमाण क्या होता है? 1। छोड़ दीजिए, डॉट आ गया तो इसलिए यहाँ क्या आएगा? कॉस थीटा। तो इसको मैं ऐसा लिख रहा हूँ, A डॉट एन कैप। ये देखिए, A डॉट एन कैप d∅/dA। इस dA को इधर भेज दीजिए, तो ये आपका आ गया फलक d∅ बराबर A डॉट एन कैप dA। एन कैप dA को सदिश रूप में लिख दीजिए dA, तो ये फलक का सूत्र आ गया d∅ बराबर A डॉट dA। सदिश क्षेत्र का फलक का सूत्र है। सदिश क्षेत्र का स्थिति फलन भी एकल मानी होता है, एक मानी होता है, अर्थात सदिश क्षेत्र रेखाएं परस्पर काटती नहीं है। ये पहली सदिश क्षेत्र रेखाएं मान लीजिए, अगर ये दूसरी क्षेत्र रेखाओं को काटती है, इस प्रकार से ये काटती है, मान लेता हूँ मैं, तो क्या होगा? ये कटान बिंदु आ गया, ये वाला कटान बिंदु। इस कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है। पहली स्पर्श रेखा ये हो गई, दूसरी स्पर्श रेखा ये होगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस कटान बिंदु पर क्षेत्र रेखाओं की दिशा 2 है, जबकि किसी भी बिंदु पर विद्युत फलक या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा एक ही होती है। जबकि एक कटान बिंदु पर क्या होता है? 2 दिशा आ रही है।
इसलिए हम ये मानते हैं कि कोई भी क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। अगर काटती है तो कटान बिंदु पर दिशा 2 हो जाती है, जो कि संभव नहीं होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस यूनिट के नोट्स के बारे में पूछ रहे हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इस फिजिक्स विद्यामिंद्र मोबाइल ऐप है, इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड का लिंक भी दे रखा है, आप डाउनलोड करके वहाँ से आप नोट्स को अपनी मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। अगर आपको मोबाइल में पढ़ने की दिक्कत हो रही है तो आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। अब आगे हैं अदिश की प्रवणता, इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेडियंट, तथा इसका ज्यामितीय निर्वचन। इसका ज्यामितीय रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, माना अदिश क्षेत्र 2 नियत अदिश राशि फाई तथा फाई प्लस डेल फाई के लिए सम अदिश पृष्ठ है S1 तथा S2। ये आपका S1 पृष्ठ है, ये वाला पूरा दिखाई दे रहा है ना, ये इसका फलक्स है फाई। ये S2 पृष्ठ है, इसका फलक दे रखा है फाई प्लस डेल फाई। इसमें एक बिंदु दे रखा P बिंदु, ये आपका S1 पृष्ठ पर P बिंदु है, S2 पृष्ठ पर Q बिंदु है। P से Q बिंदु की ओर विस्थापन है डेल R। P से Q विस्थापन है P Q सदिश बराबर डेल R। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी विस्थापन। और फलक्स में कितना परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पर फाई फलक्स है, यहाँ पर फाई प्लस डेल फाई है, तो फलक्स में कितना परिवर्तन हुआ, डेल फाई। परिवर्तन की दर निकालना है तो परिवर्तन की दर हो जाएगा आपका डेल फाई बटा डेल आर। ये लिखा है पी क्यू दिशा में अदिश फलन फाई के परिवर्तन की दर डेल फाई बटा डेल आर। अदिश फलन लिखते हैं, अदिश फलन में परिवर्तन लिखते हैं तब तो डेल फाई आएगा। अगर अदिश फलन में परिवर्तन के दर के रूप में लिखना चाहते हैं तो हम ऐसे लिखेंगे डेल फाई बट्टा डेल आर। अब आप इस डायग्राम को देखिए, एक लंबवत दूरी और दे रखी है P से R, डेल N एक लंबवत दूरी है, लंबवत विस्थापन है, ठीक है। और एक लाइन में इधर खींचता हूँ, ये लाइन है, ये विस्थापन है, इसका मान है डेल R। दोनों के बीच में कोण कितना दे रखा है, थीटा कोण दे रखा है। तो आपका ट्राइंगल त्रिभुज ऐसे बनता है, इस प्रकार से। इधर आपका डेल N है, इधर आपका डेल R है और ये आपका थीटा कोण है। तो इस डेल R का, इस डेल N का हम घटक निकालेंगे। पहले हम इसमें देख लेते हैं, यहाँ लिखा है पृष्ठ S1 तथा S2 के मध्य न्यूनतम दूरी क्या है, डेल N। ये दोनों पृष्ठ है, इनके बीच में न्यूनतम दूरी यानी लंबवत दूरी डेल N है। तो P Q दिशा में फाई के परिवर्तन की दिशा डेल फाई बटा डेल R होता है, डेल फाई बटा डेल R। P Q दिशा में, कौन सी दिशा, ये P Q दिशा ये है। इस दिशा में दूरी क्या दे रखी है, डेल R दे रखी है। फलक्स में परिवर्तन कितना हो रहा है, डेल फाई। तो परिवर्तन की दर निकालेंगे तो क्या आएगा, डेल फाई बटा डेल आर। अब इसके घटक निकालेंगे, डेल एन बराबर क्या आएगा, डेल आर का घटक क्या आएगा, डेल आर कॉस थीटा। डेल आर बराबर क्या आ जाएगा, डेल एन बट्टा कॉस थीटा। डेल आर बराबर डेल एन बट्टा कॉस थीटा। कहाँ से आया,
इस डायग्राम से है। ये लंबवत दूरी है डेल एन, ये डेल आर है, ये थीटा कोण है, ये डेल एन है, ये आपका डेल आर है। इस डेल आर का इधर की ओर घटक क्या होता है? डेल आर कोस थीटा, डेल आर कोस थीटा। ये किसके बराबर होगा? डेल एन के बराबर होगा। तो इसी सूत्र से डेल आर का मान क्या आएगा? डेल एन बटा कोस थीटा। ये मान इसमें रख दीजिए। पी क्यू दिशा में फाई के परिवर्तन की दर डेल फाई बटा डेल एन, डेल फाई बटा डेल आर का मान लिख दीजिए डेल एन बटा कोस थीटा। कोस थीटा ऊपर चला जाएगा, ये आ गया। कोस थीटा का मान अधिकतम कितना होता है? 1 होता है। तो डेल आर, डेल फाई बटा डेल आर मैक्सिमम, डेल फाई बटा डेल एन, क्योंकि मैक्सिमम में कोस थीटा का मान होता है 1। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अवकलन के रूप में, डी फाई बटा डी आर मैक्सिमम बराबर डेल फाई बटा डेल एन। डेल एन क्या चीज़ है? न्यूनतम लंबवत विस्थापन। किसी अदिश क्षेत्र में अदिश फलन के अधिकतम परिवर्तन की दर को अदिश क्षेत्र की प्रवणता कहते हैं। इसका सूत्र कौन सा होगा? ये है सूत्र, ये अदिश फलन हो गया, इसमें परिवर्तन डी आर हो गया। मैक्सिमम कितना होता है? डी फाई बटा डी एन। यह एक सदिश राशि होती है, इसकी दिशा सम अदिश पृष्ठ के लंबवत होती है, यानी पी से आर की ओर होती है। यदि सम अदिश पृष्ठ के अभिलंब की दिशा में एकांक सदिश एन कैप ले तो फाई की प्रवणता का सूत्र होगा ग्रेड फाई। प्रवणता को हम लिखेंगे, इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेडियंट, इसलिए हम लिख देते हैं ग्रेड फाई या डेल फाई बटा डी एन एन कैप या डी फाई बटा डेल आर मैक्सिमम एन कैप। डी फाई बटा डी आर मैक्सिमम क्यों लिखा है अभी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये वाला सूत्र आप याद रख लीजिए, प्रवणता का सूत्र याद रख लीजिए। अब इस प्रवणता के सूत्र को कार्तीय निर्देशांक के रूप में लिखना चाहते हैं, ये तो आपको पता है, मैथमेटिक्स के आप स्टूडेंट हो, तो ये इस प्रकार से लिख सकते हैं डेल फाई ग्रेड फाई बराबर डेल फाई बराबर आई कैप डेल फाई अपन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई अपन डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई अपन डेल जेड। ये ग्रेडियंट के रूप में डेल संकारक या अवकलज संकारक है। अब कुछ मुख्य बिंदु के बारे में बात कर रहे हैं। विद्युत क्षेत्र को क्षेत्र की तीव्रता ई अथवा विभव वी के फलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। कोई भी विद्युत क्षेत्र होता है उसको हम या तो ई के रूप में बता सकते हैं या विभव वी के रूप में बता सकते हैं। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर एकांक स्थित एकांक धनावेश पर क्षेत्र के कारण उत्पन्न बल के तुल्य होती है, जबकि विद्युत विभव एकांक धनावेश को अनंत से दिए गए बिंदु तक विस्थापित करने में क्षेत्र के विरुद्ध किए गए कार्य के तुल्य होता है। यानी ये ई और वी की परिभाषा बताइए आपको। कोई भी विद्युत क्षेत्र है उसमें किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो उसके क्या परिभाषा होती है। किसी बिंदु पर विभव बताना हो तो उसकी क्या परिभाषा होती है। ये सिंपल सी परिभाषा है। विद्युत क्षेत्र ई की परिभाषा आपको क्या दिया है, उस बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश पर क्षेत्र के कारण उत्पन्न बल के तुल्य होती है, जबकि विभव की क्या परिभाषा होती है कि अनंत से दिए गए बिंदु तक विस्थापित करने में किए गए कार्य के तुल्य होती है। एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के तुल्य होती है विभव। ई और वी में संबंध क्या होता है? सदिश ई बराबर होता है माइनस डेल वी बटा डेल आर आर कैप, या आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं सदिश ई बराबर माइनस डेल वी, ऐसे भी लिख सकते हैं।
एक चीज़ अभी मुझे याद आई है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कोई भी अदिश राशि होती है तो उसका ग्रेडियंट करने पर और प्रवणता ज्ञात करने पर आपको अदिश राशि प्राप्त होती है या सदिश राशि प्राप्त होती है, बताइए। इसका आंसर होगा सदिश राशि। क्यों? क्योंकि आप इस सूत्र को देखिए, फाई क्या चीज़ है? अदिश राशि है। अब इसका मैं ग्रेडियंट कर रहा हूँ, प्रवणता ज्ञात कर रहा हूँ, तो आपको ये सूत्र प्राप्त हो रहा है या ये सूत्र प्राप्त हो रहा है। इसमें ये एन कैप लगाया है, यानी कोई भी अदिश राशि का ग्रेडियंट ज्ञात करेंगे, प्रवणता ज्ञात करेंगे, तो आपको सदिश राशि प्राप्त होती है। एक छोटा सा 1 नंबर का प्रश्न बनता है, तो इस चीज़ को विशेष ध्यान रखें। अब फलक का सूत्र बता रहे हैं, विद्युत क्षेत्र का फलक का सूत्र होता है डी डेल फाई बराबर ई डॉट डी ए, आपको पता ही है। इसको हम बोलेंगे कैसे? फाई बराबर समाकलन एस, एस का मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल, ए सदिश राशि है, डी ए क्षेत्रफल है। इस समाकलन को सदिश क्षेत्र ए का पृष्ठ समाकल कहते हैं। अब ये एक नया फॉर्मूला है सदिश क्षेत्र का, डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड। आप ये सूत्र याद रख लीजिए। डाइवर्जेंस डी आई वी डॉ ए है, डी आई वी सदिश ए है। इसका फॉर्मूला है आयतन 0 की ओर है, अल्पांश आयतन है, तो ये बंद पृष्ठ पर समाकल लिया है ए डॉट डी ए बट्टा डी वी, यहाँ पर लिखा ये इसका डाइवर्जेंस का सूत्र है। भाषा के रूप में बोलना चाहते हैं, किसी सदिश क्षेत्र में स्थित आयतन अल्पांश को परिबद्ध करने वाले बंद पृष्ठ से निर्गत प्रति एकांक आयतन सदिश अभिवाह है या फलक सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है। इसका गणितीय रूप ये है। सभी सदिश क्षेत्रों का डाइवर्जेंस अदिश फलन होता है, यानी आप डाइवर्जेंस ए है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं डेल डॉट ए। अब यहाँ पर डॉट आ गया, तो डॉट का मतलब क्या होता है? अदिश गुणनफल है। इससे जो राशि प्राप्त होगी वो अदिश राशि प्राप्त होती है। सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस का भौतिक अर्थ क्या है? डाइवर्जेंस धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, शून्य भी होता है। धनात्मक का मतलब है परिबद्ध आयतन में द्रव्य का स्रोत स्थित है, परिणाम स्वरूप द्रव्य का स्रोत से द्रव्य बाहर की ओर प्रवाहित हो रहा है। कोई भी परिबद्ध आयतन है, उसमें से द्रव्य बाहर की ओर निकल रहा है, उसका मतलब है डाइवर्जेंस क्या है? धनात्मक है। अगर विद्युत क्षेत्र की बात करें तो इस परिबद्ध आयतन में प्लस आवेश स्थित है और विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर जा रही है, इसका मतलब है डाइवर्जेंस धनात्मक है। डाइवर्जेंस ऋणात्मक का क्या मतलब है? परिबद्ध आयतन अल्पांश में द्रव्य का सिंक स्थित है, द्रव्य बाहर से आकर परिबद्ध आयतन में जा रहा है। अगर मैं विद्युत आवेश की बात करें तो इसमें माइनस आवेश स्थित है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर से इस माइनस आवेश की तरफ जा रही है, इसको हम माइनस डाइवर्जेंस कहेंगे। डाइवर्जेंस, किसी सदिश का डाइवर्जेंस शून्य है, इसका मतलब ये है कि उस परिबद्ध आयतन से न तो द्रव्य की मात्रा में वृद्धि हो रही है न ही कमी हो रही है, या यूँ कह सकते हैं कि उस परिबद्ध आयतन में न तो स्रोत है न ही सिंक है। जितना आवेश परिबद्ध आयतन में जा रहा है उतना ही आ भी रहा है, परिणामी आवेश क्या है? 0 है। तो इस प्रकार से डाइवर्जेंस का मान शून्य प्राप्त होता है। जिस सदिश का डाइवर्जेंस शून्य होता है उस सदिश को हम सोलेनोइड परिनलिका सदिश भी कहते हैं। ऐसे सदिश
जिनका डाइवर्जेंस शून्य के बराबर होता है उन्हें परिनलिकीय सदिश सोलेनोइड वेक्टर भी कहते हैं। उदाहरण के लिए चुंबकीय क्षेत्र एक परिनलिकीय सदिश क्षेत्र होता है। ऐसे सदिश क्षेत्रों के बल रेखाएं सदैव बंद वक्र बनाती है। इस प्रकार से एक बंद वक्र बनाती है। बंद वक्र में क्या होता है, ये जितना क्षेत्र रेखाएं अंदर प्रवेश करती है किसी परिबद्ध आयतन में, उतना ही क्षेत्र रेखाएं उस परिबद्ध आयतन से बाहर निकल जाती है। तो चुंबकीय क्षेत्र का डाइवर्जेंस हमेशा शून्य होता है। डाइवर्जेंस बी बराबर क्या होता है, 0 होता है। क्यों होता है 0, उसका मैं कारण बता देता हूँ कि चुंबकीय क्षेत्र कहाँ से उत्पन्न होता है। मान लीजिए एक मैं चुंबक ले रहा हूँ जिसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। ये एन है, ये एस। चुंबकीय क्षेत्र का हमेशा एन से निकलती है, एस में प्रवेश करती है। इस प्रकार से बंद वक्र बनाती है। तो जितना ये क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकलती है उतना ही क्षेत्र रेखाएं प्रवेश भी करती है। यानी इसमें 2 ध्रुव पाए जाते हैं। 2 ध्रुव कौन कौन से, एन और एस, जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का डाइवर्जेंस होता है हमेशा 0 होता है। कार्तीय निर्देशांक के रूप में डाइवर्जेंस का मान बताना चाहते हैं तो हम इस प्रकार से लिखेंगे, DIVA बराबर डेल डॉट ए। डेल संकारक कैसे लिखेंगे, ये रहा। ए का मान कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से, आई कैप AX प्लस जे कैप AY प्लस के कैप AZ। इन दोनों का डॉट गुणा करेंगे तो आपका आंसर आया ये। तो ये कार्तीय निर्देशांक के रूप में डाइवर्जेंस है। सवाल दिए जाते हैं, ए का मान दिया जाता है, आपको डाइवर्जेंस ज्ञात करना है, तो ये वाला सूत्र आपको काम में लेना है। अगर कार्तीय निर्देशांक के रूप में नहीं दिया गया हो, ध्रुवीय निर्देशांक दिए गए हो, तो वहाँ पर ध्रुवीय निर्देशांक R और थीटा के रूप में काम में लेना है, जिसकी बात हम बाद में करेंगे। गाउस का डाइवर्जेंस प्रमेय, ये गाउस का डाइवर्जेंस प्रमेय का फॉर्मूला है, क्षेत्रफल समाकल को आयतन समाकल में बदला है। ये एक उपयोगिता है, इस प्रमेय की उपयोगिता है। इसके द्वारा किसी भी क्षेत्र के पृष्ठ समाकल को आयतन समाकल में या आयतन समाकल को पृष्ठ समाकल में बदला जा सकता है। ये इसका सूत्र है, याद रख लीजिए इसको। अब हम पढ़ेंगे सदिश क्षेत्र का रेखा समाकल। रेखा समाकलन क्या, कैसे लिखेंगे, समाकलन P से Q तक करेंगे, A का समाकल करेंगे dr के सापेक्ष। इसको हम कहते हैं सदिश क्षेत्र A का बिंदु P से Q तक रेखा समाकल कहते हैं। dr क्या चीज़ है, अल्पांश विस्थापन है। रेखा समाकलन का भौतिक महत्व क्या है, यदि किसी सदिश क्षेत्र में किन्हीं 2 बिंदुओं के मध्य सदिश का रेखा समाकल पथ पर निर्भर नहीं करता है, केवल अंतः बिंदुओं की स्थितियों पर निर्भर करता है, ऐसे क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र कहते हैं। यानी केवल P और Q बिंदु पर निर्भर करता है, पथ पर निर्भर नहीं करता है। तो ऐसा जो क्षेत्र होता है, सदिश क्षेत्र होता है, उसको संरक्षित क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र, गुरुत्व क्षेत्र आदि क्या है, संरक्षित क्षेत्र के उदाहरण है। अब है सदिश फलन का कर्ल। माना सदिश क्षेत्र A में बिंदु P के चारों ओर एक काल्पनिक बंद पथ C है। ये आप चित्र देख लीजिए। बंद पथ C को अल्पांश विस्थापन dl से मिलकर बना मान सकते हैं। तो हम इसको इस प्रकार से लिख रहे हैं, बंद पथ पर समाकल A डॉट dl। इस समीकरण को सदिश फलन A के बंद पथ पर रेखा समाकल का परिसंचरण सर्कुलेशन कहते हैं। ये बंद पथ बना दिया इस प्रकार से, ये वाला आपका बंद पथ है इस प्रकार से।
उसको कहते हैं सदिश क्षेत्र का बंद पथ पर परिसंचरण है, जिसका चिन्ह कोई भी समाकलन होता है यहाँ पर गोल वर्त बनाया जाता है, इसका मतलब है बंद पथ पर परिसंचरण। अब कर्ल की परिभाषा किस प्रकार से देंगे? सदिश क्षेत्र ए में सदिश क्षेत्र ए में बंद पथ पर रेखा समाकल या परिसंचरण का अधिकतम मान तथा पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल DA 0 की ओर अग्रसर है के अनुपात परिमाण में विद्युत सदिश क्षेत्र का कर्ल कहलाता है। ये आपका कर्ल का गणितीय रूप है। ये आप सदिश क्षेत्र का परिसंचरण का मैक्सिमम मान है और DA आपका क्षेत्रफल है। इन दोनों का जो अनुपात होता है वो कर्ल होता है, सदिश क्षेत्र का कर्ल होता है। इसकी दिशा उस तल के लंबवत होती है जिसमें स्थित क्षेत्रफल अल्पांश की परिसीमा बाउंड्री पर परिसंचरण अधिकतम होता है। यदि क्षेत्रफल अल्पांश की दिशा में एकांक सदिश n केप है तो प्रति एकांक क्षेत्रफल परिसंचरण का अधिकतम मान सदिश n केप के अनुदिश उस बिंदु पर कर्ल का घटक होता है। कर्ल A का n केप की ओर घटक इस प्रकार से लिखेंगे 1/DA परिसंचरण रेखा समाकल सदिश क्षेत्र A का रेखा समाकल A.dl। यहाँ पर केवल कर्ल A लिखा है, इसमें हम परिसंचरण का मैक्सिमम मान लेते हैं। मैक्सिमम मान कब होता है? जब कर्ल A का क्षेत्रफल की दिशा में घटक होता है, जैसे ये लिखा है यहाँ पर कर्ल A.n केप। तो इसलिए यहाँ पर यह मैक्सिमम मान आ गया, तो यहाँ पर मैक्सिमम नहीं लिखा गया है। ये इसमें फर्क आप देख सकते हैं। कार्तीय निर्देशांक के रूप में कर्ल का मान निकालेंगे तो सीधा सीधा याद रख लीजिए, कर्ल A बराबर होता है डेल क्रॉस A। डेल क्रॉस A को कैसे हल कर रहे हैं? मैट्रिक्स के रूप में I कैप, J कैप, K कैप। पहले डेल आया है इसलिए डेल के लिए लिख दिया डेल अपन डेल एक्स, डेल अपन डेल वाई, डेल अपन डेल जेड। ए बाद में आया इसलिए AX, AY, AZ लिख, सीधा सीधा मैट्रिक्स हल करेंगे। अब है स्टोक का कर्ल प्रमेय। रेखा समाकल को पृष्ठ समाकल में, क्षेत्रफल समाकल में बदला जा सकता है। पृष्ठ समाकल को या क्षेत्रफल समाकल को रेखा समाकल में बदल सकते हैं। ये स्टोक का कर्ल प्रमेय की उपयोगिता है। आप इस सूत्र को याद रख लीजिए। A.dl बराबर रेखा समाकल बंद पृष्ठ पर A.dl बराबर होता है कर्ल A.da। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं समाकलन S डेल क्रॉस A डॉट DA। ये स्टोक का कर्ल प्रमेय है, इसको याद रख लेना। सदिश क्षेत्र के कर्ल का भौतिक अर्थ क्या है? सदिश क्षेत्र के कर्ल की उत्पत्ति सदैव इसके घूर्णन, रोटेशन या परिसंचरण से होती है। उदाहरण, यदि किसी द्रव्य के सदिश वेग v का कर्ल शून्य नहीं है, द्रव्य की विशेष दिशा में गति के साथ साथ परिसंचरण गति इस प्रकार से यह रोटेट कर रहा है के समान होती है। द्रव्य से भरे टब के पेंदे में एक छेद हो तो टब से द्रव्य के निकलने का कारण इसके सतह पर गति भंवर के रूप में होती है। इस प्रकार से ये गति करता हुआ दिखाई देता है, जो कि कर्ल को रिप्रेजेंट करता है। इस प्रकार की गति के लिए द्रव्य के सदिश वेग का कर्ल शून्य के बराबर नहीं होता। इस सदिश क्षेत्र को घूर्णी, रोटेशन या कर्ल सदिश क्षेत्र भी कहते हैं। किसी रेखीय चालक में धारा प्रवाह के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार सदिश क्षेत्र का उदाहरण है। ये मान लीजिए कोई तार है, इस तार में धारा प्रवाहित हो रही है, इस प्रकार से कोई तार है, ऊपर की दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल इस प्रकार से आपको
दिखाई तो नहीं देता, ऐसे माना जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल इस प्रकार से वर्ताकार रूप में रोटेट करता है। तो आज के इस वीडियो क्लास में हम इतना ही। अगले वीडियो क्लास में हम पढ़ेंगे गाउस का नियम तथा उसके समाकल व अवकल स्वरूप। मैं आपको डेली एक वीडियो या 2 वीडियो भेजता रहूँगा। आप इसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इसे फिजिक्स विद्या मंदिर मोबाइल ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको मैंने नोट्स टेलीग्राम चैनल पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर बुक की PDF भेज दी है। आप उसमें से आप पढ़ सकते हैं। साथ साथ में आप न्यूमेरिकल सवाल भी हल करना, ताकि लास्ट टाइम में समय कम होने के कारण आप न्यूमेरिकल सवाल हल नहीं कर पाओ तो आपको हानि ही होगी, नंबर कम आने की संभावना होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।